नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न PYQ रूप में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TGT, PGT, BPSC, TRE, एस्टेट से संबंधित प्रश्न है। पहले हम लोग 1 से लेके 232 तक का प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज से 233 प्रश्न को शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुल लागत अधिकतम होगी जब, कुल लागत अधिकतम होगी जब सीमांत लागत शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल लागत अधिकतम होगी जब सीमांत लागत शून्य होती है। कुल लागत अधिकतम तब होगी जब सीमांत लागत शून्य होती है। चलिए 234 नंबर प्रश्न। निम्न वक्रों में से कौन यू आकार का नहीं होता है? कौन यू आकार का नहीं होता है? तो AFC औसत स्थिर लागत। AFC जो है ना यू आकार का नहीं होता। ये कैसे होता है? तो आयताकार होता है। ठीक है। औसत स्थिर लागत AFC वक्र यू आकार का नहीं होता है। यह आयताकार अतिपरवलय होता है। औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत को उत्पादन की कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है। अर्थात औसत स्थिर लागत उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत है। ये डायग्राम है प्रोडक्शन और लागत का। ये लेफ्ट से राइट की ओर जाता है AFC। ठीक है। यू आकार का नहीं बनाता, ये आयताकार बनाता है। चलिए 235 नंबर। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र इस नाम से भी जाना जाता है। दीर्घकालीन जो औसत लागत वक्र है किस नाम से जाना जाता है? तो लिफाफा वक्र के नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम से जाना जाता है? तो लिफाफा वक्र। इसका व्याख्या देखते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र शॉर्ट में इसको LAC कहते हैं। लॉन्ग टर्म है ना। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को लिफाफा वक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सब अल्पकालीन औसत लागतों वक्रों को सम्मिलित कर देता है। दीर्घकालीन लागत लिफाफा वक्र का हर बिंदु उन अल्पकालीन लागतों वक्रों का भी बिंदु होता है जिन्हें वह सम्मिलित करता है। चलिए 136 नंबर प्रश्न। यहाँ उसका था डायग्राम। चलिए 236 नंबर प्रश्न। जब औसत लागत गिर रही हो तब सीमांत लागत की प्रवृत्ति क्या होगी? जब कह रहा है कि औसत लागत गिर रही हो तब सीमांत लागत की प्रवृत्ति क्या होगी? तो घटती हुई, बढ़ती हुई। क्या हो जाएगा? घटती हुई, बढ़ती हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घटती हुई, बढ़ती हुई। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जब औसत लागत गिर रही हो तब सीमांत लागत इसके नीचे बाईं ओर होता है, और औसत लागत वक्र जब ऊपर उठता है तो सीमांत लागत वक्र इससे ऊपर बाईं ओर होता है। औसत लागत एवं सीमांत लागत निम्न संबंध पाया जाता है। क्या क्या संबंध पाया जाता है इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है, जब औसत लागत गिर रही हो तो सीमांत लागत वक्र इसके नीचे होगी। सेकेंड है, जब औसत लागत ऊपर उठ रही हो तो सीमांत लागत इसके ऊपर होगी। एक क्या हो रहा है? देखिए, इसमें ऊपर हो रहा है, उसमें नीचे हो रहा है। इसमें क्या था? जब औसत लागत गिर रही हो, गिर रहा है तो सीमांत लागत वक्र भी नीचे होगी।
जब औसत लागत ऊपर उठ रही हो तो सीमांत लागत भी क्या होगा, ऊपर होगी। थर्ड नंबर में है कि जब किसी अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के बाद औसत लागत यथास्थिर रहे तो निश्चित रूप से उस इकाई का सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, इसका डायग्राम है, यहाँ पे है MC और ये है AC, ये लॉक बिंदु है। चलिए आयताकार अतिपरवलय आकार वक्र होता है किसका, तो AFC का होता है आयताकार, वहाँ भी पढ़े पीछे भी हम लोग। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसका वही है ऊपर वाला ही। 238 प्रश्न है, एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति होती है। एक औसत स्थिर लागत की प्रवृत्ति होती है तो कैसा होता है, तो आयताकार अतिपरवलय होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति होती है कैसा, तो आयताकार अतिपरवलय। चलिए इसका व्याख्या भी वही है, सेम ऊपर वाला से प्रश्न बना हुआ है। 239 नंबर प्रश्न है, जब उत्पादन में वृद्धि होती है, कहने का मतलब है प्रोडक्शन में वृद्धि होता है, तो अल्पावधि में निम्नलिखित लागतों में से कौन सी लागत निरंतर कमी आने लगती है। कुल परिवर्तन लागत, औसत परिवर्तन लागत, कुल स्थिर लागत और क्या है औसत स्थिर लागत। क्या होगा, जब उत्पादन में वृद्धि होता है, कहने का मतलब है कि जब उत्पादन में वृद्धि होता है तो अल्पावधि में निम्नलिखित लागतों में से कौन सी लागत में निरंतर कमी आनी चाहिए, तो औसत स्थिर लागत जो हम लोग लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, वो उसमें कमी आने लगता है जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो। चलिए इसका भी व्याख्या वही है। चलिए 240 औसत स्थिर लागत वक्र की लोच कैसा होता है। औसत स्थिर लागत वक्र की लोच कैसा होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर इकाई के बराबर होती है। कैसा होता है, प्रत्येक बिंदु के औसत के प्रत्येक बिंदु पर इकाई के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसका भी व्याख्या नहीं है, ठीक है, वही व्याख्या से सारा प्रश्न बना हुआ है। 241 नंबर प्रश्न है, औसत स्थिर लागत है, औसत स्थिर लागत है तो क्या हो जाएगा, औसत स्थिर लागत होता है तो क्या होगा, औसत स्थिर लागत बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो उत्पादन वृद्धि के साथ घटती है। लागत जो है ना, शुरू में ही सारा चीज़ का इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, लागत घट जाता है, उत्पादन वृद्धि के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 242 निम्न में से कौन सी एक उत्पादन की परिवर्तनशील लागत नहीं है। निम्न में से कौन उत्पादन की परिवर्तनशील लागत नहीं है, तो 242 का हो जाएगा भवन की बीमा की अंशदान। ठीक है, ये जो है ना नहीं पूछ रहा है ना, तो इन निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन की परिवर्तनशील लागत नहीं है, तो हो जाएगा भवन की बीमा की अंश राशि पर। तो इसमें अगर कह दे कि लागत कौन कौन सा है, तो हो जाएगा कच्चे माल का क्रय, आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी और मशीनों के रख रखाव में जो खर्चा लगता है, ये तीनों हो जाएगा, ये लागत के रूप में देखा जाएगा उत्पादन का। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में जो है कुछ साधन जो है स्थिर होते हैं और परिवर्तन मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में हम लोग उसको क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जबकि
दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत में कच्चे माल का क्रय, आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी, मशीनों की रखरखाव पर व्यय आदि शामिल है। 243 किसी एक को प्राप्त करने के लिए त्याग किए जाने वाले सर्वोत्तम विकल्प को क्या कहते हैं? तो अवसर लागत कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी एक को प्राप्त करने के लिए त्याग किए जाने वाले सर्वोत्तम विकल्प को क्या कहते हैं? तो अवसर लागत कहते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। किसी एक को प्राप्त करने के लिए त्याग किए जाने वाले सर्वोत्तम विकल्प को अवसर लागत कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की अवसर लागत वह श्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु का विकल्प के रूप में किया जा सकता है। 244 नंबर प्रश्न। 244 नंबर है, अवसर लागत सिद्धांत से तात्पर्य है। मतलब अवसर लागत सिद्धांत जो है क्या चीज़ के बारे में बताते हैं? तो बताते हैं कि एक वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु का त्याग। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं का त्याग। चलिए 245 नंबर प्रश्न है, इसका भी व्याख्या वही था। 245 लघु अवधि में फर्म की निश्चित लागत क्या होता है? लघु अवधि में फर्म का निश्चित लागत क्या होता है? तो छोड़ी नहीं जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लघु अवधि मतलब कम समय में जो होता है ना, फर्म की निश्चित लागत छोड़ी नहीं जा सकती है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। अल्पकाल में फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वह उद्योगों को छोड़कर जा सके। यदि उत्पादन में लगे रहकर फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतों के अलावा स्थिर लागतों का भी कुछ भाग अर्जित कर सके तो उचित होगा कि फर्म उत्पादन कार्य जारी रखे, परंतु जब बाजार कीमत इतनी गिर जाए कि फर्म अपनी परिवर्तनशील लागत न निकाल पाए तब उसे उत्पादन बंद कर देना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जितना पूंजी लगाया वो भी पूंजी नहीं निकाल पा रहा है तो क्या करना चाहिए? फर्म को बंद कर देना चाहिए। चलिए 246 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि श्रम लगाने में फर्म द्वारा वहन की गई लागत कहलाती है। मतलब श्रम लगाने में, मजदूरी लगाने में फर्म द्वारा वहन की गई लागत क्या कहलाती है? तो सुनिश्चित लागत कहलाती है। चलिए इसको पढ़िए। श्रम लागत में फर्म द्वारा वहन की गई लागत सुनिश्चित लागत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी व्यय आते हैं जो एक उत्पादक उत्पादन करने के लिए व्यय करता है। मतलब सिंपल भाषा में इसको समझिए कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम लोग कॉस्ट लगाते हैं वो क्या चीज़ में आते हैं? तो सुनिश्चित लागत में आते हैं। कौन सा लागत में आते हैं? सुनिश्चित लागत में आते हैं। जैसे कच्चे माल का क्रय विक्रय, लगान मतलब टैक्स, ब्याज, मजदूरी, विज्ञापन पे व्यय, कर, विक्रय लागत, ये सब क्या हो जाएगा? निश्चित लागत हो जाएगा, जो कि एक चीज़ को, कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए इतना हमको देना पड़ेगा। चलिए 247 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम लागत रेखा के ढाल सही मान को व्यक्त करता है? क्या कह रहा है कि सम लागत रेखा ढाल को सही मान को व्यक्त करता है।
तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा px बटा py। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है कि सम लागत रेखा का ढाल वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को व्यक्त करता है। सम लागत रेखा के ढाल का मान निम्नवत है, क्या है, तो px बटा py। चलिए 248 नंबर प्रश्न है कि यदि सकल लागत फलन c बराबर 1/2x³ माइनस 4x² प्लस 100x प्लस 108 हो तो x बराबर 9 इकाई हो हेतु औसत स्थिर लागत क्या होगी। तो क्या होगा, तो इसको औसत लागत क्या हो जाएगा, इसको निकालने के बाद क्या आएगा, 12 इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 इकाई। इसको बनाया कैसा है, ये देख लीजिए। ये फार्मूला लगाया गया है TC बराबर TVC प्लस TFC और FC बराबर TFC बटा Q। इस पे मान रख के कटा उठा के कितना निकाला है, तो 12 निकाला है FC। चलिए 249 नंबर प्रश्न है। 249 नंबर प्रश्न है, एक सकल लागत वक्र की सामान्य आकृति होती है। एक सकल लागत वक्र की सामान्य आकृति होती है, तो कैसी होती है, तो nth कोटि की बहुपद, मतलब यहाँ पे जो भी अंक देना है, नंबर देना है, दे सकते हैं, उस क्रम का कोटि का बहुपद हो जाएगा। ऐसे सिंपल में समझते हैं कि सकल लागत वक्र की सामान्य आकृति जो होती है n कोटि की बहुपदी होती है। ठीक है, इसका पढ़ लेते हैं व्याख्या कह रहा है कि एक सकल लागत वक्र की सामान्य आकृति nth कोटि की बहुपदीय होती है। चलिए 250 यदि सीमांत लागत फलन MC बराबर 100 माइनस 10x प्लस x² एवं स्थिर लागत 500 रुपीज़ हो तो कुल लागत फलन होगा। क्या हो जाएगा, कुल लागत फलन, तो हो जाएगा B नंबर x3x³ बटा 30 माइनस 5x² प्लस 100x प्लस 500, यही बन के आएगा। चलिए इसको देख लीजिए, इस फार्मूला से बनाया गया है। लास्ट में क्या निकला है, TC बराबर x3, वही जो आंसर में था। चलिए 251 नंबर प्रश्न है, औसत स्थिर लागत वक्र AFC उत्पादन अक्ष को क्यों नहीं स्पर्श करता है। तो इसलिए स्पर्श नहीं करता है क्योंकि AFC शून्य नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो शून्य नहीं हो सकता है। B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। औसत स्थिर लागत वक्र AFC उत्पादन अक्ष को स्पर्श नहीं करता है क्योंकि AFC शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, 222 225 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्र में औसत स्थिर लागत AFC और वक्र OX अक्ष को स्पर्श नहीं करता है क्योंकि O और क्या कह रहा है कि X को, ये दोनों पार्ट को AFC स्पर्श नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो वही वाला प्रश्न हो गया कि AFC कभी शून्य नहीं हो सकती है, इस वजह से इसलिए वो नहीं टच कर पाता है। चलिए 253 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है। मौद्रिक लागत में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो इसमें हो जाएगा सामान्य लाभ, अव्यक्त लागतें और व्यक्त लागतें, सभी हो जाएगा। ठीक है, सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें सब हो जाएगा। तो इसका देखते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या है।